हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम रुशाली मैम फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारे 11th का केमिस्ट्री। स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 5 केमिकल बॉन्डिंग। ये हमारे सिलेबस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 11th के लिए भी और 12th के लिए भी, और थोड़ा सा बड़ा टॉपिक भी है। इसका आज लेक्चर नंबर 2। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जो वैलेंसी कैसी होती है, ऑक्टेट रूल क्या था। ओके, आज के लेक्चर में हमें देखना है कि जो बॉन्ड फॉर्म होते हैं वो कैसे होते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है आज आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है। तो क्यों इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं या क्यों आयोनिक बॉन्ड कहते हैं और कैसे फॉर्म होते हैं वो सारा हम डिटेल में देखेंगे विथ एग्जाम्पल। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आयोनिक बॉन्ड, लेक्चर नंबर 2, चैप्टर नंबर 5 केमिकल बॉन्डिंग, 11th केमिस्ट्री विथ वीएम एकेडमी नासिक। तो चलो अभी आयोनिक बॉन्ड शुरू करने से पहले कि केमिकल बॉन्ड होते क्या है, कितने टाइप के होते हैं, वो सारा एक बार देख लेते हैं, क्योंकि पूरे 11th में हमें सबको कवर करना है। ओके, तो जो केमिकल बॉन्ड होता है वो क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एलिमेंट और टू एटम्स। दो एटम के बीच का अट्रैक्टिव फोर्स होता है जो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। तो जो केमिकल बॉन्ड होते हैं दो टाइप के होते हैं। एक होते इंटर एटॉमिक केमिकल बॉन्ड और दूसरे होते इंटरमोलिकुलर केमिकल बॉन्ड। मतलब इंटर एटॉमिक क्या होंगे? द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू और मोर एटम्स ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट के एटम के बीच में बॉन्ड फॉर्म होते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। तो जब एटम के बीच में बॉन्ड फॉर्म होंगे तो उनको कहेंगे इंटर एटॉमिक केमिकल बॉन्ड। जो बॉन्ड क्या होते हैं? स्ट्रांग होते हैं। ओके, और दूसरे जो होते हैं वो होते इंटरमोलिकुलर केमिकल बॉन्ड। मोलिक्यूल के बीच में क्या होते हैं? केमिकल बॉन्ड फॉर्म होते हैं। वो जनरली क्या होते हैं? इनके कंपैरिजन में क्या होते हैं? वीक होते। सो द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन सिंगल और टू मोलिक्यूल। सिंगल मोलिक्यूल में भी कभी कभी बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्ड। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, हमें देखना है हाइड्रोजन बॉन्ड। एंड कभी कभी क्या होता है? दो मोलिक्यूल के बीच में भी बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो ये क्या होगा? वीक होगा। तो जो स्ट्रांग बॉन्ड होते हैं या इंटर एटॉमिक केमिकल बॉन्ड होते हैं उसके 4 टाइप है। पहला है आयोनिक बॉन्ड, आज हमें देखना है। कोवैलेंट बॉन्ड हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसी चैप्टर में हमें देखना है। मेटेलिक बॉन्ड के बारे में भी हमें थोड़ी सी बात करनी। ओके, जो वीक बॉन्ड होंगे उनमें होता है वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। इसे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कहा जाता है। और दूसरा होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। यह हाइड्रोजन बॉन्ड 2 टाइप का होता है। पहला होता है इंटरमोलिक्यूल, दूसरा होता है इंट्रामोलिक्यूल। इंटरमोलिक्यूल मतलब दो मोलिक्यूल के बीच में होगा, और इंट्रामोलिक्यूल मतलब सिंगल मोलिक्यूल के बीच में ही क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है। तो इतना सारा हम देख लेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अभी आप लोगों को आइडिया आई होगी कि केमिकल बॉन्ड कितने टाइप के होते। तो हम जो देखने वाले हैं आज, दैट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होता है? आयोनिक बॉन्ड होता है। ओके, इसकी बॉन्ड एनर्जी अबाउट 200 to 400 किलो जूल इतनी होती है। तो बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है अगर आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होता है तो उसे ब्रेक करने के लिए। और इनकी जो एनर्जी होती है वो होती है ऑलमोस्ट 2 to 40 किलो जूल। मतलब क्या है? ये वीक है और ये क्या है? स्ट्रांग है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आयोनिक बॉन्ड। तो चलो देखते हैं आयोनिक बॉन्ड। उसे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है। तो कभी कभी एग्जाम में अगर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड पूछे तो भी आयोनिक बॉन्ड में ही बारे में ही लिखना है। एग्जाम में कभी कभी 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, डिफाइन आयोनिक बॉन्ड और डिफाइन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो क्या डेफिनेशन होगी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयोनिक बॉन्ड की? ऐसा बॉन्ड फॉर्म होगा जहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफ़र होगा 1 या मोर इलेक्ट्रॉन्स का। ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है? 3 या 4। तो जो ट्रांसफ़र है, ट्रांसफ़र कैसे होना चाहिए? कंप्लीट, मतलब एक ने अपने सेल से कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन निकाल के दूसरे के सेल में देने चाहिए। तो कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, किसके बीच में होगा? मेटल एंड नॉन मेटल। तो हमें पता है मेटल क्या होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम होते हैं, और नॉन मेटल क्या होते हैं? इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। मतलब जो मेटल्स होते हैं दे रेडी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। लास्ट लेक्चर देखना जरूरी है इसके लिए, क्योंकि लास्ट लेक्चर में बताया है मैंने कि विथ एग्जाम्पल हमने 1 to 20 देखा है कि मेटल कैसे इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं? डोनेट करते। तो जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं उनको इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम कहा जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के बाद वो पॉजिटिव चार्ज आयन कैटायन को क्या करते? फॉर्म करते। सो दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो मेटल क्या करेंगे? अपने लास्ट सेल में से कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन को निकाल के किसके सेल में डाल देंगे? नॉन मेटल के सेल में। नॉन मेटल क्या होते हैं? इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। दे गेन इलेक्ट्रॉन, उनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। दोनों भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ऐसा कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। ऐसे कोशिश में क्या हो जाता है?
फॉर्मेशन ऑफ आयन, तो कटायन और अनायन क्या होगा यहाँ पे फॉर्म होगा। और ये आयन क्या होते हैं, दे हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि आयन क्या होते हैं अपोजिटली चार्ज है। मेटल का आयन पॉजिटिव चार्ज होगा, नॉन मेटल का आयन नेगेटिव चार्ज होगा, और ये चार्ज आयन जब फॉर्म होते हैं तो उनमें अट्रैक्टिव फोर्स आ जाता है, उसे कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। तो ये क्या कर देगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उन आयन को एक दूसरे के साथ टाइटली हेल्ड कर देगा, उसे ही हम कहते हैं आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इन शॉर्ट क्या है, इट इज़ द बॉन्ड फॉर्म बाय लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, दूसरा एलिमेंट वही इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, दो चार्ज आयंस फॉर्म होंगे और फिर वो आयन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक साथ क्या होंगे, हेल्ड होंगे टुगेदर, एक साथ ज्वाइन होंगे, कनेक्ट होंगे और क्या बनाएंगे, आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे। तो थोड़ा डेफिनेशन को विद एग्जांपल देखते हैं अभी। सपोज ऐसे समझ लो, एक मेटल लेते और एक नॉन मेटल लेते, ओके। तो मैंने यहाँ पे ले लिया सोडियम मेटल, जिसका एटॉमिक नंबर है 7, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 281। और दूसरा ले लिया क्लोरीन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 287, इसका एटॉमिक नंबर 17 है, ओके। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो इसका ऑक्टेट क्या होता, कंप्लीट होता। तो ये क्या कर रहा है सोडियम, इसे एक इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को अपने से सेपरेट करेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन को सेपरेट किया, लूज किया, तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, कटायन फॉर्म होगा, ओके। अभी क्या होगा, ये जो क्लोरीन है उसके लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, और एक होता तो क्या होता, ऑक्टेट कंप्लीट होता और क्या हो जाता, स्टेबल। तो जो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है उस इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन क्या कर लेता है, गेन कर लेता है अपने लास्ट सेल में, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ Cl माइनस आयन। माइनस का मीनिंग क्या होता है, उसने एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, गेन किया है, एंड हियर फॉर्मेशन ऑफ अनायन, ओके। अगर अभी कैटायन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे तो होगा 2,8, क्योंकि लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉन तो उसने क्लोरीन को दे दिया, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा अभी 2,8। ये 7 था, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, ये 288। अभी दोनों को अच्छे से ऑब्जर्व करो, दोनों का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, यहाँ पे भी 8 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे भी 8 इलेक्ट्रॉन है। मतलब जो दो चार्ज आयन फॉर्म हुए, दे बोथ आर स्टेबल, ये दोनों भी आयन स्टेबल है, बिकॉज दे आर हैविंग द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लाइक इनर्ट गैस। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन न्यूऑन जैसा हो गया, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आर्गॉन जैसा हो गया। तो दोनों भी क्या है, स्टेबल आयन है, बट बिकॉज ऑफ अपोजिट चार्ज इनमें क्या आ जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा अपोजिट चार्ज का, और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों को क्या करता है, एक साथ बांध देता है, एक साथ कनेक्ट करता है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड क्यों, बिकॉज टू आयंस कनेक्टेड टुगेदर और हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सो नोन एज आयोनिक बॉन्ड। आयन के कॉम्बिनेशन से बॉन्ड फॉर्म हुआ है, इसीलिए आयोनिक बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर की वजह से बॉन्ड फॉर्म हुआ है। एक ने इलेक्ट्रॉन लूज किए, दूसरे ने वो गेन किए, तो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, इसीलिए उसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है, ओके। तो अभी अच्छे से समझ में आया होगा कि एक एलिमेंट जनरली कौन करता है, ऐसा करता है मेटल। मेटल हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, इसीलिए उनको कहा जाता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव। और कौन गेन करते हैं, नॉन मेटल गेन करते हैं। नॉन मेटल की डेफिनेशन में भी हम कभी कभी लिख देते हैं द एलिमेंट्स विच हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स फॉर स्टेबिलिटी, और इनको हम क्या कहते हैं, नॉन मेटल को इलेक्ट्रो निगेटिव कहते हैं। ये कैटायन फॉर्म करेंगे, ये अनायन फॉर्म करेंगे, दोनों आयन क्या हो जाएंगे, एक साथ कंबाइन होंगे ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा। अभी हमें फॉर्मेशन ही देखना है, हम विथ एग्जांपल देखेंगे कि ये बॉन्ड एक्चुअल कैसे फॉर्म होते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे हम। तो चलो स्टार्ट करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो पहला एग्जांपल हमें NaCl ही देखना है, ओके। तो चलो देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी कहा जाता है इसे कभी कभी। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए आता है। क्वेश्चन ऐसा होता है, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड मोलिक्यूल।
और एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड इन सोडियम क्लोराइड मोलिक्यूल, या कभी कभी NaCl ऐसे नाम देते। तो देखो हमें पॉइंट वाइज लिखना है। सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन से एलिमेंट से ये बॉन्ड फॉर्म हुआ है। तो इसमें दो एलिमेंट प्रेजेंट है, एक है सोडियम और दूसरा है क्लोरीन। मतलब ये जो बॉन्ड फॉर्म होगा आयोनिक बॉन्ड, वो दो एलिमेंट के बीच में फॉर्म होगा, एक होगा सोडियम और दूसरा होगा क्लोरीन। तो क्या करो, सबसे पहले अभी इसके आगे इसी जहाँ भी आएगा इसका मीनिंग होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, क्योंकि इस चैप्टर में हमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को यूज़ करना है। तो आप लोग रोज़ 4-5 एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन खुद से लिखा करो, ताकि आप लोग की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। क्योंकि जब तक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन समझ में नहीं आएगा, ये चैप्टर अच्छे से नहीं समझ सकता। ओके, तो चलो हमारे पास दो एलिमेंट है, पहला है सोडियम, दूसरा है क्लोरीन। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, क्लोरीन का होता है 17। और एक बात बता दूँ, आपके एग्जाम में इसके एटॉमिक नंबर नहीं देते। तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स है जिनके एटॉमिक नंबर आपको लर्न करने, मतलब फ्रॉम 1 to 20 सीक्वेंस लर्न कर लो, एटॉमिक नंबर अपने आप आ जाएंगे, क्योंकि सीक्वेंस से ही एटॉमिक नंबर 1 है नंबर दिए हुए। तो ये सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, क्लोरीन का होता है 17। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s1, या इसे 281 के फॉर्मेट में भी लिख सकते हो। क्लोरीन का होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 287 के फॉर्मेट में भी क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। देखो अभी दोनों के लास्ट ऑर्बिटल को, लास्ट एनर्जी लेवल है उसे अच्छे से ऑब्जर्व करो। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। ओके, तो सोडियम हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन in its valence shell, so it has tendency to lose 1 electron to acquire the electronic configuration like inert gas। उसका नियरेस्ट इनर्ट गैस कौन सा है, नियॉन है। अगर एक इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता, 2-8, और ये नियॉन जैसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिखाता। तो यहाँ पे मैं सेकंड पॉइंट लिख रही हूँ अभी। तो क्या करेगा सोडियम, सोडियम अपने आउटर मोस्ट सेल में से एक इलेक्ट्रॉन को हटा देगा। कैसे हटाएगा, उसे लूज कर देगा, और फॉर्मेशन होगा किसका, Na+ आयन का। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन था 281, इस आयन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 28, और ये क्या हो गया, एक स्टेबल आयन फॉर्म हो गया। तो सोडियम एक मेटल है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। लास्ट सेल में अगर ये इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता, इसीलिए ये क्या कर रहा है, ये लूज कर रहा है कितने इलेक्ट्रॉन को, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। उसके वजह से Na+ आयन क्या होगा, यहाँ पे फॉर्म होगा, हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2-8। तो ये किसके जैसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया, नियॉन जैसा। तो ये स्टेबल है, ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। तो इस आयन को हम कहते हैं कैटायन। पॉजिटिव चार्ज आयन इज नोन एज कैटायन। कैसे फॉर्म होगा, बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन फॉर्म करेंगे, मेटल या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो अभी सोडियम के बारे में पता चला कि सोडियम के लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन था, वो उसे नहीं चाहिए था, तो उसने क्या कर दिया, उसे लूज कर दिया। तो इसे कैसे लिखोगे, सोडियम हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस सेल, वैलेंस मतलब आउटर मोस्ट सेल। It has tendency to lose 1 electron to acquire electronic configuration like neon। तो यहाँ पे देखो न्यूऑन जैसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया, क्योंकि उसके नियरेस्ट का इनर्ट गैस है नियॉन। ओके, तो अभी सोडियम के बारे में पता चला। अभी क्लोरीन की बात करते। क्लोरीन हैज़ 7 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस सेल। वैलेंस सेल में देखो, वैलेंस मतलब आउटर मोस्ट सेल, कितने इलेक्ट्रॉन से, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन से। सो इट हैज़ टेंडेंसी टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन। काश एक इलेक्ट्रॉन होता तो ये क्या हो जाता, ऑक्टेट कंप्लीट करके स्टेबल होता। तो अभी जो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, क्लोरीन क्या कर लेता है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 287। एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, वो गेन कर लेगा। कहाँ से गेन करेगा, कोई देने वाला चाहिए ना, सोडियम ने दिया तो उसने गेन कर लिया, और यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया Cl- आयन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 2887 था, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड हो गया, इसने क्या कर लिया है, गेन कर लिया है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक अगर कन्फिग्रेशन देखोगे तो इसके नियरेस्ट जो होता है अर्गॉन उसके जैसे हो गया, मतलब ये भी स्टेबल है। इस आयन को कहा जाता है एनायन। Anions are negative charged ion formed by gain of electrons by non-metal और electropositive atoms। तो अभी ये दो पॉइंट अच्छे से समझ में आए होंगे। सोडियम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉर्म किया, और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या कर लिया,
स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉर्म हो गया। तो ड्यूरिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन एटम, सोडियम एटम ट्रांसफर इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू द क्लोरीन एटम। मतलब इन शॉर्ट क्या हुआ, ये जो सोडियम था उसने अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ ट्रांसफ़र कर दिया, क्लोरीन की तरफ। मुझे नहीं चाहिए, मेरी स्टेबिलिटी के लिए मुझे एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है, तो ये मुझसे तू ले ले, ऐसे हो गया। तो सोडियम ने क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफ़र कर दिया टूवर्ड्स द क्लोरीन। सोडियम एटम changes into Na plus ion while the chlorine atom changes to Cl minus ion. These two ions are stable but because of opposite charge, इन दोनों आयन पे देखोगे तो अपोजिट चार्ज है। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ Na प्लस है और दूसरा क्या है, Cl माइनस है। तो ये दोनों भी क्या होते हैं, इनके जो अपोजिट चार्ज का जो फोर्स होता है उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से बहुत ही स्ट्रांग होता है पॉजिटिव निगेटिव के बीच में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, कंबाइन हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ हेल्ड होंगे, टाइटली हेल्ड होंगे टुगेदर। इजीली हम उनको सेपरेट नहीं कर पाएंगे और इनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। ओके, तो इस फॉर्मेशन को अगर दिखाना होगा एक ही लाइन में तो कैसे दिखा सकते हैं हम, तो देखो अभी इस फॉर्मेशन को कैसे दिखाएंगे हम। तो ये जो सोडियम था, सोडियम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हुआ 281, ओके, और दूसरा था क्लोरीन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन था 287। तो अभी क्या करना है, जो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन है उनको ही हम यहाँ पे दिखाएंगे। तो देखो यहाँ पे इसके पास वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 7, ये इनके बारे में बात नहीं करेंगे हम, वो कंप्लीट है। तो जो लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन था किसी भी सिंबल से दिखा दो, मैंने यहाँ पे दिखा दिया स्टार से कि इसके लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन था, इसके पास कितने थे, 7 थे। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओके, तो क्या हुआ है इस प्रोसेस में, अभी हम जो प्रोसेस देखा था उसमें, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया, इसकी तरफ कंप्लीटली ट्रांसफ़र कर दिया। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करने की वजह से सोडियम क्या बन गया, Na प्लस बन गया, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 28, और क्लोरीन क्या बन गया, देखो क्लोरीन बन गया माइनस। यहाँ पे आप लोग हमेशा ब्रैकेट तो डालते हो लेकिन यहाँ पे माइनस साइन लिखना भूल जाते हो। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 288, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐड हुआ है ना, वो इलेक्ट्रॉन को कैसे दिखाओगे, अभी देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये उसके खुद के इलेक्ट्रॉन थे। अलग मैंने इसलिए आपके बुक में सेम ही दिखाया, मैंने जानबूझकर अलग दिखाया ताकि आपको समझ में आए। तो एक स्टार वाला इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ से आया है, उसके पास क्लोरीन की तरफ से। तो ये फॉरेन मटेरियल है, ये फॉरेन इलेक्ट्रॉन है, इसकी वजह से इसके ऊपर क्या होगा, एक निगेटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 288। मतलब इस प्रोसेस में क्या हुआ, यहाँ पे दो आयन फॉर्म हुए, एक हुआ Na प्लस और दूसरा हुआ Cl माइनस। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे दोनों भी। तो ऐसी कंडीशन होगी, और इस कंडीशन को हम ऐसे भी लिखते NaCl। तो NaCl बॉन्ड को ना कभी ऐसे नहीं लिखा जाता है, क्योंकि ऐसे बॉन्ड नहीं फॉर्म होता उनके बीच में। उनके बीच में क्या होता है, स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जैसे आप कहोगे मैग्नेट और आयन के बीच में होता है, वैसे दोनों को क्या करेगा, टाइटली हेल्ड करेगा, इजीली आप सेपरेट नहीं कर सकते। तो इसे ही हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड, और अल्सो नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो इसे कहोगे आयोनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है। सोडियम के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, उसने क्लोरीन को दे दिया, तो इसने इलेक्ट्रॉन लूज करके Na प्लस आयन फॉर्म किया, इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके निगेटिव चार्ज आयन फॉर्म किया। दोनों भी आयन स्टेबल है, बट दोनों का अपोजिट चार्ज की वजह से उनमें होता है कौन सा अट्रैक्शन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है। बहुत ही फोर्सफुल अट्रैक्शन है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, जो अपोजिट चार्ज के बीच में होता है।
तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कहा जाता है, या आपके बुक में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन कहा है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, और उसे ही हम कहते हैं आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो इसका फॉर्मेशन आपको इतने पॉइंट में लिखना है। पहला पॉइंट क्या होगा, दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो। दूसरा पॉइंट क्या होगा, जो लूज करने वाला है उसके बारे में लिखो और उसका आयन फॉर्मेशन दिखाओ। तीसरा पॉइंट क्या लिखना है, जो गेन करने वाला है उसके बारे में लिखो, उसका आयन फॉर्मेशन दिखाओ। फिर नेक्स्ट पॉइंट में क्या दिखाओ कि दोनों आयन क्या हो रहे, हेल्ड हो रहे टुगेदर बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और लास्ट पॉइंट में आपको ऐसा रिप्रेजेंटेशन दिखाना ज़रूरी, ये इसेंशियल है, इसे एक पॉइंट होता है 4 में से, तो आपको ये दिखाना ज़रूरी। ओके, तो आप लोगों के लिए मैं एक होमवर्क दे रही हूँ, आप लोग करोगे फॉर्मेशन ऑफ KCl। पहला पॉइंट क्या लिखोगे, KCl, के का मतलब पोटेशियम और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम ही है, पोटेशियम और सोडियम। सिर्फ क्या होगा, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा पोटेशियम का 2881। बाकी सारी कंडीशन क्या होगी, सेम ही। तो KCl का आप लोग करोगे और मुझे बताओगे कि कैसे आता है। ओके, सब लोग क्या करोगे और मुझे जो आप करोगे नोटबुक में उसका जो फोटो होगा वो सेंड करोगे। सेकंड एग्जाम्पल हमें देखना है फॉर्मेशन ऑफ CaCl2, इसे कैल्शियम क्लोराइड कहा जाता है। तो CaCl2 का हमें लिखना है आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड इन कैल्शियम क्लोराइड या CaCl2। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या करेंगे, हम दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे। ओके, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, तो ये होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। ओके, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे अच्छे से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख नहीं सकते, तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐसा भी लिख सकते हो 2882। ओके, अभी अगर ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे 2 क्लोरीन है। ओके, तो आपके बुक में दिखाया है कि एक ही क्लोरीन का लिखा है उन्होंने, लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ा सा अलग बताती हूँ कि 2 क्लोरीन है तो 2 बार इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो, तो आपको इजीली समझ में आएगा। इसका भी एटॉमिक नंबर 17, इसका भी 17, दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम ही होगा, लेकिन मैं 2 बार लिख रही हूँ, क्यों वो भी बताती हूँ। तो लिखो चलो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p5 आएगा, होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 287। इसका भी सेम होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ये भी होगा 287। ओके, तो दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 287। अभी इन तीनों की लास्ट एनर्जी लेवल जो वैलेंस शेल होता है उसे ऑब्जर्व करो, लास्ट ऑर्बिटल को, लास्ट एनर्जी लेवल को क्या करो, ऑब्जर्व करो। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। क्या कंडीशन हो सकती, कैल्शियम की क्या टेंडेंसी होगी, तो देखो, कैल्शियम हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल, it has tendency to lose 2 electrons to acquire a electronic configuration like nearest inert gas। तो उसका nearest inert gas है अर्गॉन। तो कैल्शियम क्या करेगा, मैं सेकंड पॉइंट यहाँ पे लिख रही हूँ, कैल्शियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है 2882। तो देखो यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसके जैसे होता, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अर्गॉन जैसे होता, और ये क्या होता, स्टेबल होता। तो कैल्शियम क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ये लूज कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखो कैल्शियम पे कितने प्लस चार्ज फॉर्म होंगे, 2+, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन उसने हटा दिए। नाउ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज 288, और उसने अपने से कितने इलेक्ट्रॉन सेपरेट किए, 2 इलेक्ट्रॉन। अभी Ca++ ऐसा भी लिखा जाता है, या इसे ऐसे भी लिखते हैं Ca2+, दोनों का मीनिंग सेम होता है, इन दोनों का मीनिंग। ओके, तो आपके भी बुक में Ca2+ लिखा है, लेकिन मैंने Ca++ लिखा, दोनों का मीनिंग सेम होगा।
तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। तो कैल्शियम की कंडीशन हमें समझ में आई। कैल्शियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो कैल्शियम ने वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को हटा दिया और क्या फॉर्म कर दिया, यहाँ पे फॉर्म हो गया कटायन, जो क्या होगा, स्टेबल आयन होगा, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसके जैसा है, इनर्ट गैस आर्गन जैसा है। ओके, तो अभी इसने जो 2 इलेक्ट्रॉन सेपरेट किए, इन दोनों को देखो, दोनों को भी कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, एक एक। तो क्लोरीन हैज 7 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल, इट हैज टेंडेंसी टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर दे एक्वायर द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बाय नियरेस्ट इनर्ट गैस आर्गन। तो इनको भी आर्गन जैसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने के लिए एक की ज़रूरत है, तो एक एटम को एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो ये क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसे देगा और एक इलेक्ट्रॉन इसे देगा। इसलिए मैंने 2 बार लिखा था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, आपको समझ में आए। तो 2 क्लोरीन है यहाँ पे, दोनों क्लोरीन को एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, एक ही कैल्शियम है, लेकिन कैल्शियम कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो कैल्शियम क्या करेगा, उन 2 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा किसमें, 2 क्लोरीन एटम में। So during the combination of calcium and chlorine atom, calcium transfer its valence electron to 2 chlorine atom। तो इक्वली क्या करेगा, ट्रांसफर। ओके, सपोज मेरे पास 2 बुक है और 2 बच्चे आए और उन्होंने मुझसे बुक मांगा, तो मैं क्या करूँगी, दोनों को एक एक बुक डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी। वैसे इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है और इन दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो कैल्शियम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन इसे दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसे दे दिया, तो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ये भी स्टेबल हो गया, ये भी स्टेबल हो गया और ये भी स्टेबल हो गया। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, क्लोरीन के बारे में दिख रहा है क्या, तो देखो क्लोरीन के बारे में हम क्या लिख सकते हैं, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन था 287। ओके, अभी कैल्शियम ने एक क्लोरीन को कितना इलेक्ट्रॉन दिया है, 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्लोरीन क्या बन गया, Cl-। नाउ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज 288। इसने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, तो गेन किया हुआ इलेक्ट्रॉन मोस्टली यहाँ पे लिखते हैं। ओके, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी स्टेबल है, यहाँ पे क्या बन गया, ये स्टेबल एनायन। लेकिन ऐसा एक ही एनायन बना है क्या, नो, ऐसे कितने एनायन बने हैं, ऐसे 2 एनायन बने। तो इस पूरे रिएक्शन को ब्रैकेट करके 2 लिख दो बाहर, ब्रैकेट के बाहर 2 है, मतलब अंदर होने वाला सब कुछ क्या है, 2 टाइम्स होगा। 2 क्लोरीन एटम होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन होंगे और 2 क्लोरीन एटम क्या होंगे, फॉर्म होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, कैल्शियम एटम चेंजेस इनटू Ca2+ आयन, वाइल 2 क्लोरीन एटम्स चेंजेस इनटू Cl- आयन, 2 Cl- आयन फॉर्म होंगे। यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर 2 है, मतलब 2 Cl- आयन क्या होंगे, फॉर्म होंगे। दीज आयंस आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इस पे 2+ चार्ज और 2 क्लोरीन क्या होंगे, फॉर्म होंगे। तो 2+ और 2- चार्ज आयंस क्या हो रहे हैं, फॉर्म हो रहे, तो उनके बीच में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा और वही क्या करेगा, आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को फॉर्म करेगा। अगर अलग फॉर्म में लिखना चाहे हम, जो लास्ट पॉइंट हम लिखते हैं उसके फॉर्म में लिखना चाहे, तो देखो कैसे आएगा यहाँ पे, वो भी बहुत इजी है। क्या करना है, सिर्फ आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स दिखाने होते हैं वहाँ पे। तो देखो यहाँ पे मैं कैल्शियम को क्या कर रही हूँ, सेंटर में लिख रही हूँ। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2882। ओके, ये हमारा पहला क्लोरीन है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 287 और यहाँ पे मैं दूसरा क्लोरीन लिख रही हूँ जिसका भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, 287। ओके, नाउ शो द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन लास्ट सेल ओनली। लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स दिखाने, तो इसके पास कितने, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, इसके पास कितने, उतने ही है, दोनों सेम ही, 1 2 3 4 5 6 7। इसके पास कितने, देखो इसके इलेक्ट्रॉन को मैं स्टार से दिखाती हूँ, आपके बुक में सेम ही यूज़ किया है। तो कैल्शियम ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने तो एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली इसकी तरफ ट्रांसफ़र कर दिया और एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली इसकी तरफ ट्रांसफ़र कर दिया। तब क्या फॉर्म हुआ, यहाँ पे देखो, तब फॉर्म हुआ, ये हो गया Cl-। कैल्शियम क्या हो गया, उस पर 2+ चार्ज आए, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए और दूसरा भी क्या हुआ यहाँ पे, Cl-। ओके, अभी इलेक्ट्रॉन्स को देखते।
तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे खुद के? 7 थे। एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया? कैल्शियम की तरफ से। सेम ईयर इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे खुद के? 7 थे। एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया है? कैल्शियम की तरफ से। नाउ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तीनों का देखो क्या होगा। इसका होगा 288 लाइक अर्गॉन, इसका भी होगा 288 लाइक अर्गॉन, इसका भी होगा 288 लाइक अर्गॉन। मतलब तीनों भी आयन क्या है यहाँ पे? स्टेबल है। बट तीनों को अगर ऑब्जर्व करोगे तो Ca पे 2+ चार्ज है, एक Cl- है, दूसरा Cl- है। इनमें होगा कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है उसके वजह से ये आयन क्या होंगे? एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे। कैसे क्लोज आएंगे? Ca++ 2+ ही लिखती हूँ मैं, ये Cl- और ये Cl-, ऐसे क्या होंगे? हेल्ड होंगे टुगेदर। इसे ऐसा भी लिखा जाता है Ca2+ Cl-2, ऐसे। मतलब ये क्या है यहाँ पे? CaCl2 फॉर्म हो रहा है। इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होगा? आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो अभी आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। आपके एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इन ब्रीफ विथ एग्जाम्पल आयोनिक बॉन्ड। तो उसमें क्या लिखोगे? डेफिनेशन लिखोगे और दोनों एलिमेंट्स में से किसी भी मॉलिक्यूल में से किसी भी एक का फॉर्मेशन दिखा दो, NaCl का या CaCl2 का। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग लिख सकते हो। तो इसे अच्छे से समझ लो। ये कैल्शियम था, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, उसे नहीं चाहिए थे तो उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्योंकि उसके साथ वाले 2 क्लोरीन थे। इसीलिए जो दिया हुआ होता है उसको अच्छे से ऑब्जर्व करना ज़रूरी है। तो ये ऐसे फॉर्मेशन होगा और यहाँ पे आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होगा? फॉर्म होगा। यहाँ पे ये जो आयन फॉर्म हो रहे हैं ये आयन स्टेबल है, क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कंप्लीट है। बट अपोजिट चार्ज की वजह से वो क्या होते हैं? अट्रैक्ट होके क्या बनाते हैं? आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाते। आप लोगों के लिए मैं होमवर्क दे रही हूँ। आप लोग लिखोगे फॉर्मेशन ऑफ MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। ओके, मैग्नीशियम क्लोराइड का भी सेम है, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा उसका? 282 होगा। तो वो आप लोग करोगे प्रैक्टिस के लिए फॉर्मेशन। तो 2 होमवर्क दिए मैंने आपको लिखना है फॉर्मेशन ऑफ KCl एंड फॉर्मेशन ऑफ MgCl2। तो आपके सिलेबस में 2 ही दिए उन्होंने एग्जाम्पल, NaCl एंड CaCl2। एक क्वेश्चन है आपके बुक के पेज नंबर 55 पे, इंटरनेट माय फ्रेंड करके आप लोगों को बोला है ढूंढने के लिए, लेकिन हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते। सर्च मोर एटम्स विच कंप्लीट देयर ऑक्टेट ड्यूरिंग केमिकल कॉम्बिनेशन। तो केमिकल कॉम्बिनेशन के दौरान ऐसे आपको एटम सर्च करने जो क्या करेंगे? अपना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कंप्लीट करने के लिए ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। तो मैंने आपको जो बताया, देखो कि इसका क्या होगा? KCl मैं बता रही हूँ आप लोगों को। ओके, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 2881। तो स्टेबिलिटी के लिए एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, क्या बनाएगा? 288 बन जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन अपने से सेपरेट कर देगा। कि Cl का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 287। तो ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? इसने जो इलेक्ट्रॉन लूज किया है उसे ये गेन कर लेगा और यहाँ पे क्या फॉर्म करेगा? Cl-। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 288। तो दोनों ने ही देखो अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया है। ये दोनों भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कंबाइन होंगे और क्या बनाएंगे? KCl बनाएंगे। तो KCl एक एग्जाम्पल है। सो इन कंपाउंड लाइक KCl, MgCl2, CaO, तो एक बताया मैंने, आप लोग बाकी के करके देखो। MgCl2 भी इसका एग्जाम्पल है। मैंने वैसे भी आप लोगों को होमवर्क के लिए MgCl2 दिया हुआ है। उसके बाद CaO होता है, उसके बाद MgO होता है। ये सारे क्या करते हैं? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं ड्यूरिंग द केमिकल कॉम्बिनेशन। तो एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। तो आप लोग ऐसे और ढूंढ सकते हो। ओके, और एक क्वेश्चन है उसी में ही है, राइट व्हाट आर आयोनिक सॉलिड। तो आयोनिक सॉलिड के बारे में बताना है। आयोनिक सॉलिड होते क्या है? यहाँ पे लिख रही हूँ मैं आयोनिक सॉलिड। तो अभी जो फॉर्मेशन देखा जिनके बीच में आयोनिक बॉन्ड होता है
उनको ही क्या कहा जाता है, आयोनिक सॉलिड। द आयोनिक सॉलिड आर सॉलिड विच कंटेन कैटायन एंड एनायन हेल्ड टुगेदर बाय आयोनिक बॉन्ड। तो जितने भी फॉर्म होंगे बाय द आयोनिक बॉन्ड वो सारे क्या होंगे, आयोनिक सॉलिड होंगे। तो आयोनिक सॉलिड क्या होते हैं, आयोनिक सॉलिड आर सॉलिड विच कंटेन कैटायन एंड एनायन हेल्ड टुगेदर बाय आयोनिक बॉन्ड। तो कौन से होंगे एग्जाम्पल, हमने देखा NaCl, आप लोगों के लिए होमवर्क को मिला KCl, फिर हमने देखा CaCl2, आप लोगों को होमवर्क को मिला MgCl2, इसके साथ होता है MgO, उसके साथ होता है CaO, उसके साथ बहुत सारे और भी बहुत सारे क्या है प्रेजेंट है, लेकिन आपको इतने पता होने चाहिए। तो ये आयोनिक सॉलिड है क्योंकि ये आयोनिक बॉन्ड से बने। कैटायन और एनायन क्या हुए, अट्रैक्ट हुए टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और उनमें आयोनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म हुआ है, इसीलिए इनको आयोनिक सॉलिड भी कहा जाता है या इलेक्ट्रोवैलेंट सॉलिड भी कहा जाता है। एक और क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये, इंडिकेट द फैक्टर ऑन विच स्टेबिलिटी ऑफ आयोनिक कंपाउंड मेजर। तो जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं स्टेबिलिटी उनकी होती है वो कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करते हैं, रिलीज करते हैं ड्यूरिंग द लैटिस फॉर्मेशन। लैटिस मतलब जो सॉलिड फॉर्म होता है, उस सॉलिड फॉर्म के दौरान वो कितनी एनर्जी को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। उस पर क्या डिपेंड होता है, उसकी स्टेबिलिटी डिपेंड होती है। तो देखो यहाँ पे ये जो इन्वॉल्व होता है लैटिस एनर्जी का, मतलब लैटिस जो फॉर्म होता है, तो यहाँ पे देखो सपोज एक मेटल आयन था, मेटल को मैं कैपिटल M से डिनोट कर रही हूँ, मेटल आयन था, ओके, M फॉर एनी मेटल, ओके। ये कौन से फॉर्म में था, गैस फॉर्म में था, ओके। ये किसी नॉन मेटल आयन को मैं X दिखा रही हूँ, तो ये किसी निगेटिव चार्ज आयन के साथ क्या हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या हो गया, कंबाइन हो गया, और यहाँ उन्होंने एक सॉलिड बना लिया जिसे हम क्या कहेंगे, MX, मेटल और नॉन मेटल का सॉलिड होगा। जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल भी लिख ही लेती हूँ, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। सपोज Na+ है, ये कौन से फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में, और Cl- है, ये भी कौन से फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में। दोनों भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कंबाइन हुए और यहाँ पे NaCl बना लिया, ये कौन से फॉर्म में होगा, सॉलिड कंडीशन में होगा, ओके। तो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन हो रहा है दोनों का, यहाँ पे जब बॉन्ड फॉर्म होता है तब लार्ज ऑफ एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। मतलब जब इन दोनों का बॉन्ड फॉर्म होगा यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो एनर्जी रिलीज होती है, क्यों, बिकॉज स्टेबिलिटी आती है। ये दोनों भी क्या थे, स्टेबल आयन थे, लेकिन आयोनिक कंडीशन में थे। कितनी देर तक ऐसे रहेंगे एक साथ, तो जब उन्होंने कंपाउंड फॉर्म कर लिया तब क्या हो गए, वो हाईली स्टेबल हो गए, और हाईली स्टेबल होने की वजह से उन्होंने क्या किया, यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई। केमिस्ट्री में आपको एक बात याद रखनी, जब भी बॉन्ड ब्रेक होता है एनर्जी की ज़रूरत होती है। सपोज किसी के बीच में Cl और Cl के बीच का बॉन्ड है, इसे ब्रेक करना है तो आपको इसको बहुत हीट करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। मतलब एनर्जी यहाँ पे क्या होगी, कंज्यूम होगी ड्यूरिंग ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, और जब भी बॉन्ड फॉर्म होता है तब एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, ओके। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या था, इंडिकेट द फैक्टर विच ऑन विच स्टेबिलिटी ऑफ आयोनिक कंपाउंड इज मेजर। तो द स्टेबिलिटी ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड इज मेजर्ड बाय अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ लैटिस। तो ये जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है इसे क्या कहा जाता है, लैटिस कहा जाता है, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर वाला कंपाउंड होता है, तो इसे कहेंगे लैटिस। तो ये जो लैटिस का फॉर्मेशन हो रहा है, सॉलिड कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है दो गैसियस आयन से, कैटायन और एनायन से, तो इसे कहा जाएगा लैटिस। ये NaCl का लैटिस है, किसी भी मेटल और नॉन मेटल का लैटिस होगा। जब भी लैटिस फॉर्म होता है एनर्जी रिलीज होती है, और जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतना कंपाउंड क्या होगा, स्टेबल होगा, ओके। तो आपके बुक में एक सीक्वेंस दिया है उन्होंने लैटिस एनर्जी का, लैटिस एंथैल्पी कहा है उसने, उन्होंने किलोजूल पर मोल, और उन्होंने एक टेबल भी दिया है और उस पर कुछ क्वेश्चन भी है। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि लैटिस एंथैल्पी होता क्या है। ये तो समझ में आया लैटिस क्या होता है। लैटिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड, जो सॉलिड फॉर्म हो रहा है पॉजिटिव कैटायन और निगेटिव एनायन के अट्रैक्शन से, उसे क्या कहा जाता है, लैटिस कहा जाता है। तब बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन सबकी सेम नहीं होती, अलग अलग एलिमेंट के लिए अलग अलग एनर्जी रिलीज होती है। तो उसकी स्टेबिलिटी, कितनी एनर्जी वो रिलीज करेगा, उस पर क्या होती है,
डिपेंड होती है। तो चलो लैटिस एंथैल्पी होता क्या है, इसे लैटिस एनर्जी भी कहा जाता है। होता क्या है वो देखते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है फॉर कंप्लीट सेपरेट 1 मोल ऑफ सॉलिड आयोनिक कंपाउंड इनटू गैसियस। अभी हमने देखा कि जो गैसियस आयन थे वो कंबाइन होके क्या हुए, यहाँ पे सॉलिड आयोनिक कंपाउंड फॉर्म हुआ, तब एनर्जी क्या हुई, रिलीज हुई। अगर इनको वापस ब्रेक करना होगा तो क्या होगा, इनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, मतलब Na+ और Cl- का कॉम्बिनेशन होके जब NaCl फॉर्म हुआ, ये भी गैसियस था, ये भी गैसियस था, यहाँ पे जो सॉलिड फॉर्म हुआ NaCl, तब क्या हुआ, यहाँ पे लार्ज ऑफ एनर्जी क्या हुई, रिलीज हुई। अगर इस प्रोसेस को उल्टा करना पड़ेगा तो यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, अभी यहाँ पे रिक्वायर्ड होगी, मतलब एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर 1 मोल NaCl को, सॉलिड NaCl को अगर गैसियस आयन में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे क्या कहा जाता है, लैटिस एंथैल्पी। So the lattice enthalpy is defined as the energy required to complete separation of 1 mole of solid ionic compound into the gaseous compound। तो इस रिएक्शन को उल्टा करने के लिए क्या है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी। जब रिएक्शन फॉरवर्ड हुई थी, एनर्जी रिलीज हुई। रिवर्स करोगे तो एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। तो जितनी ज़्यादा एनर्जी लगेगी उतना लैटिस एंथैल्पी क्या होगा, हायर होगा। तो यहाँ पे कुछ लैटिस एंथैल्पी दी है कुछ कंपाउंड के लिए, ये भी आयोनिक कंपाउंड है, और ये एनर्जी इन किलोजूल पर मोल, मतलब LiCl को अगर सेपरेट करना है तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 853 किलोजूल पर मोल। NaCl के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 788 किलोजूल पर मोल। BeF2 के लिए 3020 किलोजूल पर मोल। CaCl2 के लिए 2258 किलोजूल। AlCl3 के लिए 5492 किलोजूल। ओके, तो अभी हम देख लेते हैं स्टेबिलिटी और ये जो लैटिस एंथैल्पी या लैटिस एनर्जी, उसका क्या रिलेशन होता है, कैसे उनको रिलेट किया जाता है। ओके, और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं MCQ में, वो भी देख लेते हैं। तो आप लोगों को मैं 2 पॉइंट बता दूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट होगा यहाँ पे, द लैटिस एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन आयन। चाहे कैटायन हो एनायन हो, तो चार्ज से क्या होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब जितना ज़्यादा चार्ज उतनी लैटिस एनर्जी या लैटिस एंथैल्पी क्या होगी, हायर होगी। दूसरा मैं आप लोगों को बता दूं, लैटिस एनर्जी और लैटिस एंथैल्पी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। मतलब अगर आप साइज को क्या करोगे, इंक्रीज करोगे, तो लैटिस एंथैल्पी क्या होगा, डिक्रीज होगा। किसकी साइज, साइज ऑफ आयन या फिर एटम भी कह सकते हो। जितनी साइज बढ़ेगी उतनी लैटिस एनर्जी क्या होगी, कम होगी, और जितना चार्ज ज़्यादा होगा उतनी लैटिस एनर्जी इंक्रीज होगी। आपके बुक में दिया नहीं है, कहीं तो भी लिख के रखो। चलो कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो अभी आपके पास 3 एग्जांपल है, NaCl, CaCl2 एंड AlCl3। इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें लैटिस एंथैल्पी के लिखना है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ NaCl, उसके बाद लिख रही हूँ CaCl2, उसके बाद लिख रही हूँ AlCl3। तो चलो हमारे पास 2 थे, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ क्या था हमारे पास, कि लैटिस एनर्जी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज, आयन पे जो चार्ज होता है, और लैटिस एनर्जी क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द साइज। तो पहले हम चार्ज को देखते। तो यहाँ पे होगा, इस पे होगा Na+, इस पे होगा Cl-, इस पे होगा Ca++, इस पे होगा 2Cl-, इस पे होगा Al+++ और 3Cl-। तो चार्ज के हिसाब से क्या होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है। तो इसकी एनर्जी, लैटिस एनर्जी सबसे कम होगी, क्योंकि इस पे एक ही प्लस चार्ज है। इससे थोड़ी इसकी ज़्यादा होगी, इस पे 2 प्लस चार्ज है, और सबसे ज़्यादा होगी इस पे 3 प्लस चार्ज। साइज़ कब देखनी है, जब दोनों का चार्ज सेम होता है तब साइज़ देखनी है। तो पहले चार्ज ही देखना है। ओके, तो जस्टिफाई करना है आंसर। तो कैसे जस्टिफाई करोगे, कंपाउंड हैविंग कैटायन विथ हायर चार्ज हैव द हायर लैटिस एनर्जी। जिस पे ज़्यादा चार्ज होगा उसकी लैटिस एनर्जी क्या होगी, हायर होगी, देन द कंपाउंड हैविंग द कैटायन विद द लोअर चार्ज। तो इससे इस पे कम चार्ज है, इससे इस पे कम चार्ज है, सबसे कम लैटिस एनर्जी इसकी होगी, इससे थोड़ी ज़्यादा इसकी होगी, इससे थोड़ी ज़्यादा
इसकी होगी, तो ये ऑर्डर ए से आएगा। सेकंड क्वेश्चन है, देखो लैटिस एनर्जी ऑफ LIF मोर देन NAF। तो चलो दोनों को लिख लेते। पहले हमें देखना है LIF, दूसरा हमें देखना है NAF। चार्ज देखते हैं, Li पे प्लस होता है, F पे माइनस होता है, Na पे प्लस होता है, F पे माइनस होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, चार्ज क्या है, दोनों का सेम है, मतलब चार्ज के बेसिस पे हम इनको जज नहीं कर सकते। तो दूसरा हमें देखना होगा जो था लैटिस एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज। तो चलो साइज देखते हैं। लिथियम का साइज क्या होगा, यहाँ पे एक प्लस है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या था इसका 2 1 था, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, इसका इलेक्ट्रॉनिक डुप्लेटी कंप्लीट करता है। ओके, यहाँ पे भी फ्लोरीन है, यहाँ पे भी फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन को हम कंपेयर नहीं कर सकते। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या था 2 8 1 था। ओके, अभी क्या बन जाएगा 2 8, मतलब इसकी साइज बड़ी है, इसकी साइज छोटी है, साइज ऑफ कैटायन। एनायन तो सेम है, तो एनायन को कंपेयर ही नहीं कर सकते, तो कैटायन को ही कंपेयर करना पड़ेगा। तो कैटायन की साइज क्या है, दोनों जगह पे अलग अलग है, इसकी साइज छोटी है, इसकी साइज छोटी है, इसकी साइज बड़ी है। तो साइज के हिसाब से क्या है, जितनी साइज इंक्रीज होगी लैटिस एनर्जी क्या होगी, कम होगी, इसीलिए क्या होगा LIF क्या होता है, उसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू द लैटिस एंथैल्पी भी कहते हैं, एज कंपेयर टू NAF। तो आंसर क्या लिखोगे, एज द साइज ऑफ कैटायन डिक्रीजेस लैटिस एनर्जी इंक्रीज। तो यहाँ पे मैंने आपको लिखवा के दिया है Li plus ion is smaller in size as compared to Na plus ion, hence lattice enthalpy of LiF is more than NAF। चलो आपके एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन ले लेते हैं। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ लैटिस एनर्जीज इन इंक्रीजिंग, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में, सॉरी डिक्रीजिंग मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ओके, तो सबसे पहले हम इनके आयन देख लेते हैं। तो ये आयन होगा Be प्लस प्लस 2F माइनस, यहाँ पे होगा Al प्लस 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 3Cl माइनस, यहाँ पे होगा Li प्लस Cl माइनस, यहाँ पे होगा Ca प्लस प्लस 2Cl माइनस, यहाँ पे होगा Na प्लस Cl माइनस। तो जिसका क्या होगा, चार्ज सबसे ज़्यादा होगा, वो क्या होगा, फर्स्ट पोजीशन पे आएगा। तो देखो सबसे ज़्यादा चार्ज किसका दिख रहा है मुझे, इसका, तो पहले आएगा AlCl3। अभी सेकंड पोजीशन पे किसके बीच में यहाँ पे कंपटीशन है, इन दोनों के बीच में, इसको मैं निकाल देती हूँ, इन दोनों के बीच में कंपटीशन है। कैल्शियम आयन बड़ा है या फिर बेरिलियम आयन बड़ा है। तो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है क्या 2 2, इसका एटॉमिक नंबर 4 ही है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 2 8 8 कैल्शियम का। तो साइज किसकी बड़ी है, इसकी साइज जितनी बड़ी एनर्जी उतनी कम। तो सेकंड पोजीशन पे कौन आएगा, BeF2, क्योंकि Be प्लस प्लस आयन की क्या है, साइज Ca प्लस प्लस आयन से छोटी। थर्ड पोजीशन पे कौन आएगा, यही आएगा CaCl2। नेक्स्ट पोजीशन पे देखो किसके बीच में अभी कंपटीशन है, इन दोनों के बीच में कंपटीशन है, तो लिथियम और ये। तो ये आयन होता है 2 8 होता है और ये आयन 2 होता है, बाकी तो क्लोरीन क्लोरीन है, अभी तो हमने देखा। तो थर्ड पोजीशन पे आएगा LiCl और लास्ट पोजीशन पे आएगा NaCl। आई होप दिख रहा है, तो NaCl। तो इस क्वेश्चन को क्या करना है, ऐसे सॉल्व करना है। पहले क्या देखो, चार्ज देखो, अगर चार्ज सेम है तो क्या देखनी है, साइज देखनी है। तो अभी आप लोगों के लिए होमवर्क है, आपको इन 5 का क्या करना है, फाइंड आउट करना है हुज लैटिस एनर्जी इज मोर। सबसे पहले क्या याद रखना है, लैटिस एंथैल्पी और लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। तो दोनों का भी चार्ज देखो, कैटायन एनायन दोनों का। ओके, अगर ये सेम आता है तो क्या करना है, लैटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन और एनायन। तो इसके हिसाब से क्या करो, इन सब का क्या करना है, जो भी आंसर होगा एक को ही चूज करना है। इन तीनों में किसकी लैटिस एंथैल्पी क्या होगी,
या लैटिस एनर्जी क्या होगी, सबसे हाईएस्ट होगी। इन तीनों में सबसे हाईएस्ट किसकी होगी, इन तीनों में, इन दोनों में, इन दोनों में और इन तीनों में सबसे हाईएस्ट किसकी होगी वो बताओगे। जो भी आंसर होगा मुझे कमेंट करो या फिर मैसेज करो। तो आज के लिए इतना ही था बच्चों। आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखा कि आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होते क्या है, कंपाउंड कैसे फॉर्म होते हैं, उसके बाद लैटिस एनर्जी होती क्या है, और कंपाउंड की लैटिस एनर्जी कम है या ज़्यादा है उसे कैसे फाइंड आउट किया जाता है बाय यूजिंग दीज टू। तो पढ़ते रहिए बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कोवैलेंट बॉन्ड, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पढ़ते रहिए, नोट्स बनाइए, और जो जो पॉइंट्स मैंने बोले इंपॉर्टेंट उनको आप लोग लिख लिया कीजिए। जैसे कि आपके बुक में नहीं दिया है तो इसे नोट डाउन करके रखिए कहीं तो भी। सो थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।